नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। कल 91 सीटों पर वोट पड़े, आज एक सीट पर। पहले दो दौर में 12 सीटों पर वोटिंग हुई थी, यानी कुल मिलाकर 104 सीटों पर अब तक वोट डाले जा चुके हैं और बढ़ती चुनावी गर्मी के बीच बढ़ते जा रहा है टकराव। आज भी इस टकराव की कई सूरतें नजर आई। तो आज मिशन 2014 में शादी पर नरेंद्र मोदी के हलफनामे को लेकर कांग्रेस की शिकायत का जिक्र होगा। साथ ही कांग्रेस की वेबसाइट में वाजपेयी के चेहरे से बीजेपी नाराज है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा तकनीक के कंधों पर सवार नरेंद्र मोदी का 3D प्रदर्शन दिखाएंगे और केजरीवाल को अब किस बात पर हो रहा है अफसोस, ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले यूपी का जिक्र। यहां सक्रिय दो नेताओं अमित शाह और आजम खान के खिलाफ चुनाव आयोग ने FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। आयोग ने इनकी रैलियों और इनके भाषणों पर भी पाबंदी लगा दी है। आयोग का मानना है कि इन दोनों ने समाज को बांटने की मंशा से भाषण दिए, इनसे अमन को खतरा है। नरेंद्र मोदी के खासम खास अमित शाह मुसीबत में हैं। शामली और बिजनौर में अपमान का बदला लेने वाले उनके भाषणों को चुनाव आयोग ने गैर कानूनी माना है। अमित शाह को जवाब देने के जोश में आजम खान भी घिर गए हैं। उन्होंने पहले करगिल के जांबाज सिपाहियों में हिंदू मुसलमान देखने की कोशिश की और फिर ये अपील भी कर डाली कि गुजरात और मुजफ्फरनगर का बदला बैलेट से लिया जाए। चुनाव आयोग के मुताबिक ये दोनों बयान जन प्रतिनिधित्व कानून और आचार संहिता का उल्लंघन है। ये भाषण धार्मिक समुदायों में दुश्मनी और नफरत बढ़ाने वाले हैं। इनसे अमन को खतरा था और इनके पीछे धार्मिक भावनाएं भड़काने की बदनीयती थी। चुनाव आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी में इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। इनके भाषणों और रैलियों पर पाबंदी का भी आदेश दिया है। साथ ही चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी आजम खान को लेकर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से इस आदेश पर फिर से विचार करने की अपील की है। सफाई देने की बात नहीं है। कारगिल की पहाड़ियों पर मुसलमानों की भी शहादत हुई है और सिर्फ वहाँ की पहाड़ियों पर नहीं, पूरे मुल्क की हिफाजत के लिए हमारा खून बहा है, आजादी के लिए बहा है। इसमें क्या गलत है? उधर बीजेपी भी अपने नेता अमित शाह के बचाव में उतर आई है। Today the election commission has given him 24 hours notice. अमित शाह को जवाब देने के लिए 24 घंटे दिए गए थे, मगर उससे पहले ही ऐसा राक्षसीय निर्णय ले लिया गया। The election commission has come with this monstrosity of a decision. शायद ये पहला मौका है जब चुनाव आयोग ने दो बड़े नेताओं की चुनावी सभाओं पर पाबंदी लगाने के लिए इतने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग की ये कार्रवाई सभी राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए एक इशारा है कि चुनावी अभियान के दौरान उन्हें अपने बयानों और भाषणों पर काबू रखना होगा। दिल्ली से विश्वजीत दास के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। उधर नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार को हर तरह से ऐतिहासिक बनाने में तुले हुए हैं। आज उन्होंने 3D रैली की, यानी एक जगह भाषण दिया और 100 से ज्यादा जगहों तक पहुंच गए। कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का यह जरिया उन्होंने 2012 के विधानसभा चुनावों में भी आजमाया था। इस बार भी बीते कई दिनों से इस 3D रैली का इरादा था, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से यह इरादा टलता रहा। अपने 3D भाषण में नरेंद्र मोदी ने 3 और D गिनाए। कुछ सुरक्षा बल के जवानों ने, आज मैं ये 3D टेक्नोलॉजी से आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन देश के पास ताकतवर 3D भी है। एक D है डेमोग्राफिक डिवीजन, दूसरा D है डेमोक्रेसी, तीसरा D है डिमांड। इतनी डिमांड हो, ऐसी डेमोक्रेसी हो और इतना बड़ा यूथ पावर हो, यह दुनिया में किसी के नसीब नहीं है। वैसे इस प्रचार में आरोप प्रत्यारोपों की धूल बैठने का नाम नहीं ले रही। राजनीति ने निजी और सार्वजनिक का फर्क पहले ही जैसे मिटा दिया था। ताजा विवाद नरेंद्र मोदी के उस हलफनामे पर है जिसमें उन्होंने पहली बार यह स्वीकार किया है कि वो शादीशुदा है। केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग जाकर नरेंद्र मोदी के हलफनामे पर शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है पहले के हलफनामों में नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी का नाम नहीं बताया, जबकि अब वो ये जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने ये एफिडेविट द्वारा देश को बताया कि वो शादीशुदा हैं और उससे पहले 2002 से लेकर 2012 तक जो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया था इलेक्शन कमीशन में, जब वो गुजरात से चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने ये बात देश को नहीं बताई थी। उसके बारे में हमने याचिका फाइल की है।
दरअसल जन प्रतिनिधित्व कानून के अनुच्छेद 125A के मुताबिक अगर कोई उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र में कोई जानकारी छुपाता है तो इस पर 6 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब कांग्रेस मोदी के इस पहलू को राजनीतिक मुद्दा बनाने का इरादा रखती है। डोडा में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने इसे महिलाओं को लेकर बीजेपी की पूरी राजनीति से जोड़ दिया। पता नहीं कितने इलेक्शन लड़े हैं, पहली बार लिखा है कि शादीशुदा है। पहली बार दिल्ली में महिलाओं की इज्जत, मगर अपनी पत्नी का नाम एफिडेविट तक नहीं पहुंचता है। गुजरात की पुलिस एक महिला के पीछे दौड़ती है कि भाई सीएम जानना चाहता है क्या हो रहा है, और फिर दिल्ली में पोस्टर लगता है महिलाओं की इज्जत करेंगे। तिलमिलाई बीजेपी ये याद दिला रही है कि इस राजनीति का पलटवार कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। उनके बड़े भाई ने एक विस्तार से पत्र लिखा है। बचपन में उनकी शादी हुई थी, वो संघ के प्रचारक बन गए, आपको मालूम है, बहुत बचपन में ही। अब ये मामला जब परिवार ने, उनके बड़े भाई ने स्पष्ट कर दिया तो इस पर अब कोई सार्वजनिक चर्चा करने की जरूरत नहीं। दरअसल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में हलफनामे के हर कॉलम को भरना जरूरी करार दिया था, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को अपने जीवन का वो पहलू आज सामने लाना पड़ा जिसे अब तक सार्वजनिक करने से वो बचते रहे थे। अब कांग्रेस को इस चुनावी मौसम में नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक हमला करने का एक नया मुद्दा मिल गया है। दिल्ली से कैमरामैन लक्ष्मण सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। एक शिकायत कांग्रेस ने बीजेपी की है तो दूसरी शिकायत बीजेपी कांग्रेस की कर रही है। उसे कांग्रेस की वेबसाइट पर लगी अटल बिहारी वाजपेयी की एक तस्वीर पर ऐतराज है। बीजेपी कह रही है कि वो इसके खिलाफ शिकायत करेगी। कांग्रेस की वेबसाइट मोदी के खिलाफ वाजपेयी का सहारा ले रही है, याद दिलाते हुए कि वाजपेयी मोदी को मुख्यमंत्री बनने लायक भी नहीं मानते थे। बीजेपी को वाजपेयी की तस्वीर के साथ हुए इस खिलवाड़ पर सख्त ऐतराज है। कांग्रेस आज जिस तरह से मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही है, उसी तरह से नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी के दिवालियेपन से भी जूझ रही है। इसलिए उसे जो है वो हमारे नेताओं को, देश जिन नेताओं के प्रति श्रद्धा रखता है, उनकी तारीफ मजबूरी में करनी पड़ेगी। उधर कांग्रेस बार बार वाजपेयी की इसी बयान की याद दिला रही है। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। अगर उनके जैसा विद्वान व्यक्ति ने ये बात कही थी तो सत्य ही कहा था, और अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि वही पार्टी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना के इस देश में एक बार फिर सांप्रदायिक ताकतों को हावी करने में लगा हुआ है। वैसे कांग्रेस की वेबसाइट पर सिर्फ वाजपेयी ही नहीं, मोदी भी छाए हुए हैं। पहली नजर में तो लगता है कि वेबसाइट पर मोदी की चर्चा राहुल गांधी से भी ज्यादा है। कुछ लेखों का भी जिक्र है कि मोदी पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता, और मोदी इकोनॉमिक्स की भी आलोचना की गई है। कांग्रेस का कहना है कि नरेंद्र मोदी की देश में लहर नहीं है, लेकिन ये लहर उसकी वेबसाइट पर भी दिखाई पड़ती है। कांग्रेस जैसे राहुल को नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह माना है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना एक गलत फैसला था। केजरीवाल का कहना है कि जिस हड़बड़ी में यह फैसला लिया गया उससे लोगों में गलत संदेश गया। कुर्सी के लिए नहीं आया, तो आज हमारी सरकार इस्तीफा देती है। 14 फरवरी की रात पूरे जोश से दिए गए इस इस्तीफे में पूरे होश का इस्तेमाल नहीं हो पाया। ये बात अब अरविंद केजरीवाल महसूस कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने माना है, अब मुझे लगता है कि हमें कुछ दिन रुककर जनसभाएं करके लोगों को अपने फैसले की वजह समझानी चाहिए थी और फिर छोड़ना चाहिए था। हमारे अचानक लिए गए फैसले और लोगों के साथ संवादहीनता की वजह से बीजेपी कांग्रेस को हमारे खिलाफ झूठ फैलाने का मौका मिला और हम पर भगोड़े का लेबल लगा दिया गया। हमसे ये गलती हुई और हम आगे और सतर्क रहेंगे। अब उन सिद्धांतों के बेस पे कुर्सी छोड़ने को
त्याग के रूप में भी देखा जा सकता था। अगर एक दिन और चर्चा हो जाती इस पे, जनता के बीच में चर्चा होती थोड़ी सी और फैस, तो इतना कह सकते हो कि छोड़ने से पहले अगर जनसंवाद और हो जाता तो शायद यही जनता इसी के बीच में, जहां बीजेपी वाले बार बार चिल्ला रहे हैं जी छोड़ के चले गए, भाग गए, इनके मुंह पे इनके सवाल नहीं होते इनके पास में। दरअसल इस इस्तीफे को लेकर कांग्रेस बीजेपी दोनों ने आपको घेर लिया। 49 दिन चलने वाले झाड़ू जैसे जुमले चल पड़े। विरोधी अब भी उन्हें बख्शने को तैयार नहीं। कि अगर वो गलती की है तो वो गलती जो है वो क्षमा करने योग्य नहीं है, क्योंकि आपने दिल्ली के लोगों को बेसहारा बना करके छोड़ दिया, बिना सरकार का बना के छोड़ दिया। माफ करना, आपने कोई काम नहीं करा। आपने जो वायदे दिल्ली की जनता से किए, आपने उनकी पीठ में छुरा मार दिया, सीधी बात। सवाल है केजरीवाल को यह एहसास अब जाकर हुआ या उन्होंने जानबूझकर दिल्ली चुनाव तक इसे रोके रखा। सरकार गिराने का फैसला सही था या गलत था? सरकार उसी दिन गिर जानी चाहिए थी या 4 दिन बाद गिरनी चाहिए थी? ये सब राजनीतिक विमर्श की बातें हैं। असल बात यह है कि पिछले 2 महीने से दिल्ली की आम जनता अपनी चुनी हुई सरकार से महरूम है और आगे भी जाने कब तक दिल्ली की जनता को बिना सरकार के ही काम चलाना पड़ेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। जब पूरे देश में प्रचार का काम उफान पर है, अहमदाबाद पूर्व से बीजेपी उम्मीदवार परेश रावल अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि शूटिंग के लिए तो नहीं चले गए परेश रावल। हालांकि पार्टी परेश रावल का बचाव कर रही है। परेश रावल जब पहली बार प्रचार करने आए तो खुद के बाहरी होने का इल्जाम खारिज किया। हालांकि इल्जाम भी उनकी ही पार्टी के सांसद हरिन पाठक ने लगाया था। उसके बाद से वो प्रचार के दौरान गुजराती में बात करते हैं ताकि लोकल का तमगाल लगा रहे। लेकिन जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर है तो वो बीच में ही एक बार फिर से गायब हो गए। एक तरफ लोगों का कहना है कि फिल्म की शूटिंग के लिए गए हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी बचाव कर रही है। परेश रावल जी अपने क्षेत्र के 7 विधानसभा कार्यालयों की दौरा कर रहे हैं और चुनाव कार्य तेजी से चल रहा है। सिर्फ 2 दिन के लिए वो बंबई गए थे। कुछ प्रत्याशी जो हैं विरोधी, वो ऐसी हवा फैला रहे कि वो शूटिंग पे गए हैं, दक्षिण अफ्रीका गए हैं, लेकिन उसमें कोई तथ्य नहीं है। ऐसे में कांग्रेस अब ये कहकर सवाल उठा रही है कि अगर चुनाव जीते तब भी ऐसे ही गायब रहेंगे। लोगों को यही बहुत ज्यादा गुस्सा है कि भाई जिनका हमारे से कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ना कभी हमारे से कोई सामाजिक या कोई सोशल या कोई सामाजिक सेवा का कोई केंद्र नहीं रहा और सिर्फ एक अपनी मर्जी से एक उम्मीदवार को हमारे बीच में उतार दिया है, तो जरूर लोगों को उस चीज का गुस्सा है और वो गुस्सा भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। पहले अपने टिकट कटने वाले मौजूदा सांसद की गैर मौजूदगी और अब परेश रावल की खुद की गैर मौजूदगी ने इस इलाके में कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। अब देखना है इसका चुनाव परिणामों पर कुछ असर होता है या नहीं। अहमदाबाद से कैमरामैन प्रमोद के साथ राजीव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शिवपुरी के किसानों की दर्दनाक हालत। और मिशन 2014 में अब खबर मध्य प्रदेश के गुना शिवपुरी इलाके से, जहां की गिनती बेहद पिछड़े इलाकों में होती है। तमाम दावों के बावजूद विकास की परियोजनाएं यहां जमीन पर नहीं उतरती और आज भी हालत में बदलाव के आसार नहीं दिख रहे हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की यह खास रिपोर्ट। गुना शिवपुरी के इलाके में हर साल की तरह मौसम बदलते ही भेड़ों का झुंड हाँकते गरेड़िए इस बार भी सड़कों पर दिखने लगे हैं। लेकिन ये साल चुनावी है, लिहाजा आम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने वाले नेताओं का दौरा भी बढ़ गया है। जगह जगह पोस्टर लगे हैं। वैसे एक जमाने से यहाँ सिंधिया राज परिवार का दबदबा रहा है
और फिलहाल पावर मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ के सबसे बड़े नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 बार इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत चुके हैं और लगातार चौथी बार अपना भाग्य आजमाने यहाँ से उतर रहे हैं। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने सबसे मुश्किल चुनौती एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की होगी। पिछले साल नवंबर में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो कांग्रेस को करारी हार मिली थी, उसके बाद इस बार कार्यकर्ताओं में नए सिरे से जोश पैदा करना ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आसान नहीं होगा। काडर पूरी तरह से तैयार है। जहां अगर सफलता न मिली, आपको और कमर कस के और लड़ाई लड़नी होगी और मेरी काडर पूरी तरह से तैयार है कमर कस के लड़ाई लड़ने। अपनी चुनावी सभाओं में सिंधिया ये गिनाते नहीं थकते कि बीते 12 सालों में उन्होंने क्या कुछ किया है। हर क्षेत्र में हमने विकास और प्रगति लाई। 70 करोड़ का बाईपास बना के दिया है मैंने, जो मुंबई के मरीन ड्राइव से भी ज्यादा असली तरीके से चमकता हुआ बाईपास आज गुना में 12 किलोमीटर का चलता है। पर जब हम यहीं के एक गांव मंजेरा खदान पहुंचे तो तस्वीर कुछ अलग दिखी। 10 साल पहले कल्याण सिंह का एक पैर किसी बीमारी की वजह से पूरा खराब हो गया। परिवार में पत्नी और 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। परिवार की गाड़ी किसी तरह दिहाड़ी मजदूरी से खींच रही है। तो ये लड़का आपका? मैं इस वक्त शिवपुरी जिले के मंजेरा गांव में हूं और मेरे साथ कल्याण सिंह जी हैं। उनके घर में हम इस वक्त उनके साथ हैं। 45 साल इनकी उम्र है और इनका घर इतना छोटा है कि इसके अंदर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए घुसना बहुत मुश्किल है। और जो छत है वो पत्थर का बना है। आज इसमें बीच बीच में छेद है। जब तेज बारिश होती है तो पानी सीधे अंदर टपकता है और उससे बचने का इनके पास कोई दूसरा जरिया भी नहीं है। कल्याण सिंह जी, बहुत मुश्किल से जिंदगी कटती होगी आपकी। वाह, बिल्कुल मुश्किल से कट रही है। तो कमाई कैसे होता है? कुछ नहीं, ये चले जाते हैं करान पे, मतलब 10-50 रुपये कितने मिलती है, मजदूरी को ही लाते हैं 100 रुपये। पत्नी काम करती है? हाँ। कपड़ा ही नहीं है, बड़ा बड़ी क्या स्लेट लिया, जेल लिया, मैं कहाँ से लिया जो पूछ सोचो नहीं। हाँ। इस वजह से मैं बच्चे नहीं जानना। हाँ। पैसे नहीं है उनको पढ़ाने के लिए ना। हाँ? पैसा कपड़े के लिए पैसे नहीं है, किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ जो सरकारी योजनाएं हैं उसका कोई फायदा यहाँ गरीब लोगों को मिलता है? नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले। इस बार क्या सोच के मतदान करेंगे? क्या करेंगे सर, वो मतलब वोट तो देना ही देना है। हाँ। वोट मांग भी आते हैं, वो भाग जाते हैं बाद में। हम कहते हैं कि भाई साहब हम काम करा दो, हम कोई काम नहीं करा रहे। चुनाव के बाद, मतदान के बाद कोई नहीं आता? कोई नहीं आया। धनबाद या कच्छ सब मर गए। कल्याण सिंह और उनकी पत्नी से बात करते करते उनकी बूढ़ी माँ सावित्री हमसे मिलने आ जाती हैं। और फिलहाल मिशन 2014 में इतना ही। नमस्कार।